मेज़र करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, डक्ट की लेंथ को मेज़र करना एक बड़ी बात नहीं है, साथ में डिफरेंट साइज ऑफ डक्ट्स हैं, क्योंकि सारे डक्ट के साइज सेम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, वो एक अलग चैलेंज है। अच्छा, सेकंड आप ये बताइए, हमने जो डक्ट बनाई थी उस पर इंसुलेशन करना और लाइनिंग करना देखा था। ऐसे कैसे हो रहा है उधर, हाँ इधर ना। चलो किसी सीलिंग प्लान पर आ जाते हैं HVAC के। ये अपने पास कोई डक्ट्स हैं, किसी भी एक डक्ट को आप देख लो एग्जाम्पल के लिए। जैसे इसे थोड़ा फाइन देखते हैं, यहाँ आपको डबल लाइंस नज़र आ रही है। जो लाइनिंग होती है वो डक्ट के अंदर नज़र आती है, जो इंसुलेशन होता है वो डक्ट के बाहर नज़र आता है। अब अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप किसी भी डक्ट को सिलेक्ट करें जिस पर आप लाइनिंग या इंसुलेशन अप्लाई करना चाहते हैं। जब आप उसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाता है इंसुलेशन अप्लाई करने के लिए या लाइनिंग ऐड करने के लिए। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं वहाँ से आपको मटेरियल चूज़ करना होता है कि डक्ट लाइनिंग के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, या इंसुलेशन में आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कोई ऑप्शन आपको यह ना मिले, आप एडिट टाइप में जा करके यहाँ मटेरियल पर जा करके अपना मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे हमने GI पाइप के केस में मटेरियल को क्रिएट किया था, उसका टेक्सचर एंड ऑल वो सारी चीज़ें। वो करने के बाद आप यहाँ आकर के उसका रफनेस डिफाइन कर देंगे तो आपका एक नया मटेरियल डिफाइन हो जाएगा। वो मटेरियल डिफाइन करने के बाद आप उसकी थिकनेस बता देंगे कितनी थिकनेस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइनिंग डक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब डक्ट के अंदर लाइनिंग ऐड क्यों होती है, हाँ जी, हमने ओके नहीं दिया था क्या उसको, ऐड लाइनिंग। डक्ट के अंदर लाइनिंग ऐड होती क्यों है, आप लोग तो कोई जवाब होगा आपके पास। मैकेनिकल से कौन कौन है आप में, आप तीनों में चारों में कोई नहीं है मैकेनिकल का, वो है नहीं चौथा, वो अलग बात है। ओके, डक्ट लाइनिंग ऐड की जाती है डक्ट के अंदर नॉइज और वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। आप देखो मैंने जो लाइनिंग अप्लाई की है वो इस पोर्शन में की है जो VAV से ये मेन डक्ट आ रही है। सेम इसी तरह आपको लाइनिंग अप्लाई करनी चाहिए इसमें जो AHU से डक्ट आ रही है, क्योंकि इन डक्ट्स के अंदर कंप्लीट बड़ा फ्लो एक साथ आ रहा है। जब आप ये फ्लो एक साथ आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपके डक्ट के अंदर वाइब्रेशंस आएंगी। तो क्या चाहिए आपको, डक्ट थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। जैसे आप देखते हो कोई सरफेस एलिमेंट होता है, उस सरफेस में अंदर छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होती हैं डली हुई, उससे क्या होता है उस सरफेस को स्ट्रेंथ मिलती है उस शेप को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप एग्जांपल लो प्लास्टिक का ग्लास, पानी पीने वाले जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं, जो प्लेन होता है बिल्कुल, वो पकड़ते ही ऐसे भागता है अंदर की तरफ, और जिसमें लाइनिंग्स होती हैं उसमें थोड़ी ग्रिप मिलती है आपको, उससे स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो काइंड ऑफ डक्ट को लाइनिंग देने का मतलब है उसको स्ट्रेंथ देना, जिससे वो कम वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन कम होगी तो नॉइज़ कम होगी। नहीं तो पता चला उसका शोर, जैसे होता है ना हम लोग कूलर चला देते हैं घर में, उसको फुल करते हैं, वो एकदम से कितनी आवाज़ करता है ना अगर सामने कुछ रखा हो टकरा रहा हो, इसलिए लाइनिंग की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ इंसुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल करना है आपको, तो आपको इंसुलेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। इंसुलेशन अप्लाई करने का तरीका, अगेन आपने डक्ट को सिलेक्ट किया है, डक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आता है, अच्छा इसमें इंसुलेशन अप्लाइड है ऑलरेडी, आपको किसी डक्ट में इंसुलेशन अप्लाई करना है, आप सिलेक्ट करेंगे, ऊपर जैसे लाइनिंग था उसी तरह इंसुलेशन का भी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट करेंगे इंसुलेशन, अगेन एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट कोई मटेरियल आप चूज़ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ पर उसकी थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं। जब आप डिफाइन कर देंगे, आप ओके करेंगे तो क्या होगा, इंसुलेशन अप्लाई हो जाएगा। इंसुलेशन हमेशा डक्ट से बाहर दिखेगा, लाइनिंग हमेशा डक्ट के इनसाइड में दिखेगी, यानी कि बाहर से देखने से आप ये जज नहीं कर सकते कि इस डक्ट के अंदर लाइनिंग है या नहीं है, क्योंकि वो इनसाइड में। इंसुलेशन आपको क्लियरली दिखता है, आप देखते हो ना डक्ट ट्रैप्स टेप्स आपको मिलती हैं सब, वो सारा इंसुलेशन है।
मेट्रोज में, स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए बड़े आसानी से ये चीज़ें देख सकते हो, स्पेशली अंडरग्राउंड स्टेशन में। वहाँ आप थोड़ा ज़रा वॉक करो, आराम से घूमो, ज़्यादा दूर कहीं नहीं है तो सीधा आश्रम चले जाओ। जो लोग भी ओखला रहते हैं यहाँ तो सारे ऊपर हैं, आप यहाँ से सीधा आश्रम मेट्रो घुस जाओ जाकर के, वहाँ सारा एनालाइज कर लो आप, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या स्कोप्स हैं कैसे। ओके सो अब हम वापस आ जाते हैं कि भैया यहाँ तो हम लोग सिस्टम्स में जितनी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे थे वो हमारे लिए था मेनली वर्क मॉडलिंग से रिलेटेड। जो इक्विपमेंट्स हम बना चुके हैं, हम सिस्टम टैब के बाद जाएं, जैसे इंसर्ट टैब हमारे पास होता है। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कैड फाइल्स इंसर्ट करने के लिए। अगर कोई डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग वर्क अगर किसी टीम ने कंप्लीट किया है, यानी कि कैड पे वर्क कर लिया है, अब वही वर्क हमें अपने रेविट में करना है, तो हमें क्या होगा रिक्वायरमेंट, हम उस कैड फाइल को यहाँ इंपोर्ट करेंगे। क्योंकि कैड अलग खोलना फाइल को, फिर यहाँ रेविट को अलग से खोलना, वहाँ चीज़ें एनालाइज करना, हमें पोजीशनिंग और उनकी लोकेशन तो बहुत इजीली मिल जाएगी ना अगर कैड फाइल आप यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपके पास रेविट में इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट कैड। भाई लिंक तो यहाँ से रेविट किया था, एक चीज़ है इंपोर्ट कैड, एक चीज़ है लिंक कैड। अगर आप कैड फाइल्स भी किसी को शेयर करना चाहते हो जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप कैड को इंपोर्ट कर लो। अगर आपने कैड को लिंक किया तो जिस लोकेशन से आपने कैड फाइल उठाई होगी वो लोकेशन की कैड फाइल और ये आपका रेविट का मॉडल, आपको दोनों पैरेलली एक ही फोल्डर में रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लिंकिंग करिएगा। अदरवाइज जब भी आप फाइल शेयर करेंगे तो जिसके पास फाइल जाएगी उसको कैड फाइल विजिबल नहीं होगी, वो लिंक ब्रेक हो जाएगा। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उस फाइल की लोकेशन क्या है, इसलिए एक प्रोजेक्ट का डाटा एक ही फोल्डर में रखें। जब भी वो प्रोजेक्ट शेयर किया जाएगा यानी कि वो पूरा फोल्डर शेयर किया जाएगा जिससे लिंक्ड फाइल आपस में कनेक्टेड रहेंगी। क्लियर? नहीं तो लिंक्स मिस हो जाते हैं, फिर आपको लिंक्स को ही मैनेज करने में लगे रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट का डाटा बेटर ऑप्शन ये है आप एक ही फोल्डर में मैनेज करें, ये अपना रूटीन बनाएं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जब एक दो बार फंसोगे प्रॉब्लम आएगी, अपने आप समझ में आएगा क्या फ़ायदा है एक जगह रखने का। ठीक है। सेकेंडली जैसे ऑटोकैड में एक्सरेफ होता है, बिल्कुल। नाउ अब बात ये आती है कि अगर हमें इंपोर्ट करना है या लिंक करना है किसी कैड फाइल को तो क्या हम कर सकते हैं। तो आप इंपोर्ट कैड पर क्लिक करेंगे, आपके पास कोई भी कैड फाइल है, फिलहाल मैं एक डमी की तरह एक डाटा उठा रहा हूँ, कोई भी एक कैड फाइल आपको वहाँ लेकर के आनी है। नीचे की तरफ पोजीशनिंग का एक ऑप्शन होता है, ऑटो सेंटर टू सेंटर और ऑटो ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन। अब इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी यह है आपके रेविट के ओरिजिन पर आपको कैड का फाइल का ओरिजिन प्रेस करना है, आपको रेविट के सेंटर पे कैड फाइल का सेंटर यानी कि इस पूरी फाइल का जो भी सेंटर पॉइंट होगा वो आपके रेविट के सेंटर पर आ जाएगा। रेविट का सेंटर कहाँ है, जहाँ जहाँ एलिवेशन के चारों आइकन्स होते हैं उसका सेंटर, वो आपका रेविट का सेंटर है। अगर आप क्लिक करके यहाँ लाएंगे, अब डिपेंड इस बात पे करेगा ना कि हमने ये सेक्शंस कितने इधर उधर मूव किए हैं, क्योंकि कई बार आप इन एलिवेशन के सिंबल्स को भी तो आगे पीछे करते हो। फाइल की लोकेशन, जो फाइल आपने बनाया आप उसको भी इंपोर्ट करने के बाद भी मूव कर सकते हो, इसीलिए हमने पिन किया था कि एक्सीडेंटली मूव ना हो जाए। तो यही सेम कहानियाँ हमारे पास यहाँ चलती हैं। तो आप सिंपली अपनी कैड फाइल को सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो। डाटा जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। ठीक है, तो यहाँ स्टेटस पर आप चेक कर सकते हो। ये आपकी कैड फाइल आई है, क्योंकि आपने सेंटर टू सेंटर किया था ना, तो कैड फाइल उसी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट हुई है। अच्छा, आप सीलिंग प्लान पे थे, ट्राई कर रहे थे इसको इंपोर्ट करने की,
सीलिंग पे इंपोर्ट होगी। जब आपने यहाँ, मैंने वापस आकर के इसे डिलीट कर दिया, मैं राइट क्लिक करके जूम टू फिट करता हूँ, वापस फिट हो गया। मैं वापस से फ्लोर प्लान पर जाता हूँ, ये मेरा 0 लेवल पर है, मैं यहाँ जाकर के इंपोर्ट ऐड करता हूँ। तो इस वक्त यहाँ देखना, यहाँ व्यू आता है, जो व्यू आप ओपन रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इस बार मैं ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन कर देता हूँ। कलर्स को प्रिजर्व करना है। कलर्स प्रिजर्व करने का मतलब ये है, आपकी जो कैड फाइल्स है वो अगर आप लेयर्स में बनाते हो तो आप देखते हो हम लोग लेयर्स के अंदर कलर्स ऐड कर देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए चीज़ों को। तो अगर आपको कलर्स के अकॉर्डिंग ही कैड फाइल यहाँ इंपोर्ट करनी है, आप कलर को प्रिजर्व रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है इन्वर्ट, यानी कि कलर इन्वर्ट हो जाएगा, सब ब्लैक हमारे केस में, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है तो सारी स्केच ब्लैक आएगी। ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करोगे। जो इन्वर्ट है उसमें क्या होगा, जैसे कलर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, ग्रे की शेड्स आ जाती हैं, डार्क ग्रे होगा, ब्लैक, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा लाइट, तो वो ग्रे शेड्स हो जाती हैं। अगर ब्लैक एंड वाइट को आप सेलेक्ट करते हो, ये है कलर कोडिंग को कंट्रोल करने के लिए केवल। नीचे आप आते हो लेयर्स और लेबल्स। यहाँ कंडीशन ये है कि कौन कौन सा डाटा, क्योंकि आपका जो कैड फाइल है वो लेयर्स में बना हुआ है, आपको कंप्लीट डाटा इंपोर्ट करना है ऑल। ऐसा हो सकता है आपके पास 50 लेयर्स हैं, लेकिन उनमें से कोई 10 लेयर आपने हाइड कर रखी हैं या फ्रीज कर रखी हैं, ऑफ कर रखी हैं, यानी कि वो विजिबल नहीं है। तो आप ये चाहते हैं केवल जो लेयर्स मैंने कैड फाइल में मेरी विजिबल होंगी केवल वही मुझे इंपोर्ट करनी है, तो आप विजिबल पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे बताना है कि कौन कौन सी लेयर्स का डाटा मुझे इंपोर्ट करना है, तो आप स्पेसिफाई पे क्लिक करके जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन देगा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उनमें से कौन कौन सा डाटा आपको इंपोर्ट करना है। ये ऑप्शन आपको ये प्रोवाइड करता है। हमारे केस में अभी लेट से हमने बोला हमें विजिबल वाली लेयर्स को इंपोर्ट करना है केवल, और आपने ओपन पे क्लिक किया, सेलेक्ट। अभी सब हो गया ब्लैक। तो इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या होगा काम करने के लिए, आप जब कैड फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले कैड फाइल्स को हमेशा मतलब फ्लोर वाइज डिवाइड कर लेंगे। कैड फाइल्स को हमेशा फ्लोर वाइज डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये एक कैड फाइल है, इसके अंदर मल्टीपल फ्लोर प्लान हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या रूफ प्लान। अब क्योंकि आप अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो आपको इस वक्त जिस प्लान की ज़रूरत है वो केवल ग्राउंड फ्लोर की ज़रूरत है। तो आप एक कैड फाइल में से ऑटो कैड के अंदर राइट ब्लॉक बना सकते हैं, राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करके उस एक फ्लोर प्लान को अलग से सेव करो। तो फिर फ्लोर वाइज जिस फ्लोर पर आपको जिस कैड फाइल की ज़रूरत है उस कैड फाइल को इंपोर्ट करो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप राइट ब्लॉक कन्वर्ट करेंगे तो राइट ब्लॉक कन्वर्ट करते वक्त आपको एक बेस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, जो उस ब्लॉक के केस में एक ओरिजिन का काम करता है, बेस पॉइंट। अगर आपने किसी बिल्डिंग की ड्राइंग का एक कॉर्नर ये बेस पॉइंट माना है तो आप हर फ्लोर पे उसी कॉर्नर को बेस पॉइंट मानना, क्योंकि हर फ्लोर का राइट ब्लॉक आप अलग अलग बनाओगे। तो फिर बेस पॉइंट सबके लिए वही सेम चूज करना, उसी लोकेशन का। उससे क्या होगा, जहां पहली फाइल आएगी उसी लोकेशन पे बाकी फाइल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई? ओके, इससे आगे की तरफ आते हैं।
एनोटेशन, एनोटेट अगेन जब आप काम कर चुके होंगे तो आपको डिटेलिंग भी रिप्रेजेंट करनी है। डिटेलिंग रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एनोटेशंस का ऑप्शन होता है। एनोटेट टैब के अंदर जब आप आते हैं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता आपके पास आता है डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए। डायमेंशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं अलाइंड, यानी कि किसी अलाइन डायमेंशन को आपको मेज़र करना है, आप इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको मेज़रमेंट चाहिए डक्ट के फेस से या डक्ट के सेंटर लाइन से। मान लीजिए आपको डक्ट की विड्थ को ही चेक करना है, आप यहाँ पर मेज़रमेंट कर सकते हैं आसानी से। सेकंड चीज़, जब आप कोई भी टेक्स्ट, ये एक ही बार देख लो आप, जब आप कोई भी डायमेंशन टेक्स्ट देखते हो तो आप ये एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये अपने बैकग्राउंड की चीज़ें हाइड कर देता है, ओपेक हो जाता है इसके पीछे का बैकग्राउंड। मैंने इस डायमेंशन को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में एडिट टाइप का ऑप्शन है, आप एडिट टाइप पर क्लिक करेंगे। एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बैकग्राउंड। ये क्या है? ओपेक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं मुझे बैकग्राउंड में पीछे का भी दिखे, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या रखना है, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें आप गो थ्रू करके देख सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आप देखेंगे उसका कलर भी और उसका बैकग्राउंड भी आपको अब इसके, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, देखो लाइंस ज़रूर दिख रही हैं आपको पीछे की। अलाइन डायमेंशन, और अलाइन डायमेंशन किस लिए काम आती है? अलाइन डायमेंशन आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला सर मुझे चेक करना है इस डक्ट के सेंटर से इस डक्ट के सेंटर का डिस्टेंस, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, उसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, तो ये सारी डायमेंशन एक साथ एक यूनिट में आप प्लेस कर सकते हो ले जाकर ये। ठीक है, इसके अलावा जब आप लीनियर डायमेंशन चूज़ करते हो, वहाँ आप कोई भी 2 पॉइंट चूज़ करते हैं। आपने बोला मुझे पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच ये वाली डायमेंशन चाहिए जो हॉरिजॉन्टल है, और कर्सर को थोड़ा इधर ले जाएं आप, तो ये वर्टिकल डायमेंशन है उन्हीं दोनों के बीच, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। आप ये मेजरमेंट कर सकते हो लीनियर डायमेंशन से। अब एंगुलर पर आ जाएंगे तो आपको एंगल मेज़र करना होगा। एंगल मेज़र करने के लिए आप यही एग्जांपल ले लो कि आपको इन दोनों के बीच का एंगल मेज़र करना है। उसके बाद बात आ जाती है रेडियल डायमेंशन की। अगर आपको कोई रेडियल डायमेंशन मेज़र करनी है तो आपको पता है हर किसी केस में रेडियल डायमेंशन तो अलग अलग होंगे, इनर की अलग, आउटर की अलग और सेंटर लाइन की अलग, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आपको कहीं पर डायमीटर मेज़र करना है, आप डायमीटर को भी मेज़रमेंट में ले सकते हैं। बस वही है कि डायमीटर हम रिप्रेजेंट करते नहीं हैं फिटिंग्स के केस में, क्योंकि डायमीटर हम उस टाइम पे बताते हैं जब कोई कंप्लीट राउंड होता है 360 डिग्री पूरा, उस केस में हम डायमीटर से डिफाइन करते हैं। अदरवाइज हम लोग रेडियस को यूज़ करते हैं। हमें किसी की रेडियल लेंथ निकालनी हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे इसकी रेडियल लेंथ निकालनी है, सॉरी आर्क लेंथ, इसका इसका, तो आर्क को सेलेक्ट करने के बाद आपको उस आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी सिलेक्ट करना पड़ता है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं आ रहा है। एक सेकेंड रुको, कोई नॉर्मल फिटिंग पर आओ। आर्क लेंथ इसका पहला पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक, ये ठीक है, ये आपकी आर्क लेंथ होती है, जहाँ आपको आर्क को सेलेक्ट करने के बाद आर्क का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी डिफाइन करना पड़ता है। ऑटोकैड में हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, हम डायरेक्टली आर्क को सेलेक्ट करते हैं, आर्क लेंथ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात आती थी अपने पास एक ऑप्शन होता है स्पॉट एलिवेशन, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं स्पॉट कोऑर्डिनेट की। स्पॉट कोऑर्डिनेट पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट को अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर चेक करना है कितना है, तो आप उसका कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप किसी सेक्शन या किसी एलिवेशन पर जाते हैं और जाने के बाद आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर एलिवेशन चेक करना है,
हमेशा होगा 0 के रेस्पेक्ट में। आपने बोला ये कितनी हाइट पर है, 7924, कहाँ से, 0 लेवल से। सारा डिस्टेंस जो स्पॉट होगा वो 0 लेवल से ही स्पॉट किया जाएगा। दिस इज स्पॉट एलिवेशन। अब उसके बाद बात आ जाती है स्लॉप को आपको स्पॉट करना है। अगर हमने यहाँ पर स्लॉप हमने केबल ट्रे में यूज़ किया होगा, ये 90 डिग्री में मैं कन्वर्ट कर दिया था। चलिए आप ये एग्जांपल देखो, ये है स्टेयर्स या रैंप आप कह सकते हो। आपको इसका स्लॉप मेज़र करना है, आप जाके क्लिक करते हो, ये आपका स्लॉप आ जाता है। अब बात ये आती है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायमेंशन की यूनिट या उसका टाइप आपको चेंज करना है। जैसे स्लॉप का एग्जांपल इसने बताया, स्लॉप आपको फ्रैक्शन में, आपको चाहिए डिग्री में, आपको चाहिए परसेंटेज में, ऐसे भी तो रिक्वायरमेंट आएंगे ना। ये तो ओनली ये है कि आपने डायमेंशन मेजर करना सीख लिया है, बट अगर आपको उसका टाइप, फॉर्मेट, यूनिट कुछ चेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे। आप देखो डायमेंशन वाले पैनल के अंदर नीचे डायमेंशन का एक ऑप्शन है, आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की तरह टाइप साइड में ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको किस टाइप की डायमेंशन को कस्टमाइज करना है। जैसे हमने बोला हमारे केस में फ़िलहाल मुझे स्लॉप का टाइप चेंज करना है, स्लॉप किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएं आप, यूनिट्स फॉर्मेट, क्या है, यूनिट्स प्राइमरी। मैंने बोला क्लिक करते हैं, हम लोग डिग्री में डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज़, एक और यूनिट, अल्टरनेट यूनिट भी मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, राइट, उसके राइट पे या उससे नीचे। और वो जो अल्टरनेट यूनिट में दिखाएगा वैल्यू, वहाँ मुझे चाहिए ये वैल्यू परसेंटेज में। तो मैं दो वैल्यूज़ एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऑटोकैड में भी आपने अल्टरनेट यूनिट्स अगर कभी यूज़ करके देखी हो तो आप समझ सकते हैं क्या कंसेप्ट होता है। ये ऑटोकैड में जब डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर करते हो ना, वहाँ भी ऑप्शंस होता है अल्टरनेट यूनिट्स यूज़ करने का। ठीक है, नहीं कुछ ज़्यादा देखना है तो गूगल कर लेना, समझ जाओगे ऑटोकैड में। ठीक है, ये परसेंटेज, यहाँ डिग्री, मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, ओके किया, अब आप देखो दोनों वैल्यूज एक साथ दिखा रहा है। हमें डिग्री में भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, हमें साथ में परसेंटेज में भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, दोनों वैल्यूज एक साथ मिल रही हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ अब माइंड में ये भी आ सकता है, सर मैंने जो अभी आई थिंक मैकेनिकल प्लान पे ही की थे ना डायमेंशंस, ये डायमेंशंस बताई थी। ये डायमेंशंस कौन सी थी, अलाइन वाली डायमेंशंस। आप डायमेंशन पर गए, यहाँ पर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, तो देखो आप यहाँ कहीं अलाइन डायमेंशन का तो ऑप्शन नहीं है, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, डायमीटर, स्पॉट। तो अगर आप लीनियर डायमेंशन पर ही चले जाएं टाइप पर, तो आपने ये कलर चूज़ कर रखा है, वही दिखा रहा है ना कलर। मैंने बोला सर ठीक है, कलर थोड़ा लाइट हो रहा है, इसे थोड़ा डार्क रेड कर दें सबसे पहले तो, जिससे दिखे ठीक ठाक। यूनिट्स फॉर्मेट देखो, ये भी mm है, ये भी mm है। मैंने बोला ठीक है चलो ये mm में दिखा रहा है, प्रोजेक्ट सेटिंग मुझे यूज़ नहीं करनी। मैंने बोला अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक mm के साथ ये डायमेंशन लिखी आए, और दूसरी डायमेंशन इसके नीचे लिखी आए, और वो डायमेंशन मुझे चाहिए इंचेस के अंदर। अप्लाई, ओके। तो इंपीरियल और मेट्रिक दोनों डायमेंशंस को आप साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये फिजिबिलिटीज़ है जो अदर सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन में इसको प्रेफरेंस मिलता है। ये सिंगल शॉट में आपको सारे ऑप्शंस दे रहा है। ओके, डायमेंशन पैनल की बात हो गई है, इसे वापस भेज देते हैं। दूसरी चीज़ पर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेशन, सॉरी डिटेल। डिटेल पैनल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन स्केच बनानी है, कोई 2D स्केच क्रिएट करनी है जो
आपने कोई 3D मॉडल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बनाया, तो आप यूज़ कर सकते हैं डिटेल लाइन का। वो स्केच ऐसी स्केच होती है जो केवल 2D में दिखती है, यानी कि जिस व्यू पर आप बनाएंगे केवल वहीं पर विजिबल होगा, किसी भी अदर व्यू पर विजिबिलिटी उसकी नहीं मिलेगी। अगर मैंने पावर प्लान 1 पर जाकर डिटेल लाइन को यूज़ किया तो ये 2D स्केचेस बना सकते हो आप। सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जैसे एक ऑटोकैड के अंदर आते हैं 2D बनाने के लिए। आप सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज कर लें, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर इस एरिया में मुझे काइंड ऑफ कोई हैच या ग्रेडियंट दिखाना है, जैसे ऑटोकैड में आप हैच और ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो डिटेल लाइन के ही जस्ट नीचे की तरफ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फिल्ड रीजन और मास्किंग रीजन। मास्किंग रीजन अगर आपने ऑटोकैड में एक टूल यूज़ किया है कभी वाइप आउट, तो आप मास्किंग रीजन समझ सकते हैं। यूज़ किया कभी वाइप आउट? गर्दन ऐसे क्यों हिल रही है हर बार में है जी। आगे फील्ड रीजन, फील्ड रीजन पर आप क्लिक करेंगे। फील्ड रीजन पर आपको रीजन डिफाइन करना होगा। इस केस में हमने रीजन वही डिफाइन किया कि यार हमारा रीजन यही है, क्योंकि हमें यही वाला एरिया क्या करना है, फिल करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएं, फिलहाल आप इसको जैसे ही ओके करेंगे देखो वहाँ कुछ ना कुछ एक हैच आ गया। क्या वर्टिकल लाइन्स आ गई। मैंने वापस जाकर के इसको सेलेक्ट किया कि सर मुझे यहाँ वर्टिकल लाइन्स नहीं चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है। आपने इसको सेलेक्ट किया, आप एडिट टाइप में जाएं, आपने डुप्लीकेट किया, कोई भी एक नाम दिया आपने उसको, ओके। अब यहाँ पर आ गया फिल पैटर्न, मैंने बोला उसे सॉलिड फिल करना है, ठीक है। ये फोरग्राउंड है, फिर बैकग्राउंड का भी पैटर्न है, बैकग्राउंड को भी सॉलिड कर दो। अगर कोई कलर आपको डिफाइन करना है तो आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ बैकग्राउंड क्रिएट करने का ऑप्शन हो जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं ग्रेडियंट। अब आपको इस के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, जो ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ जाकर के कोई टेक्स्ट लिखा। जब आपने वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा तो वो टेक्स्ट क्या कर रहा है, अपनी जगह अपने आप बना लेता है। लेकिन अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड ओपेक ना हो तो वो अपनी जगह तो नहीं बना पाएगा। उस तरह के केस के लिए आपके पास यहाँ रीजन में नीचे एक ऑप्शन होता है मास्किंग रीजन, यानी कि उसी में से किसी एक रीजन को बाहर कर देना। हैच या ग्रेडियंट जहाँ होता है वहाँ आप ये काम ऑटोकैड के अंदर वाइप आउट से कर सकते हो, सेम काम, बस टूल का नाम है वाइप आउट। ये और ये आपकी पैरामेट्रिक है, आप इसको बढ़ा या घटा सकते हो। दूसरी चीज़, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, आप चाहो इसको कभी भी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है रिवीजन क्लाउड, जो किसी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ करते हैं इन केस ऑफ रिवीजन ड्राइंग्स, कि आपको ड्राइंग्स के अंदर कोई अपडेट कराना है, रिवाइज कराना है, तो आप उस केस के अंदर रिवीजन क्लाउड को यूज़ करते हो। आप अपने रीजन को हाईलाइट कर सकते हो कि यार यहाँ के हमारे जो बैंड्स हैं उनको आपको चेक करना है। रिवीजन क्लाउड बनाने के बाद आप वहीं पर उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, साथ साथ कुछ स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देते हैं, आगे चल के फिर ये भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपने एक रिवीजन क्लाउड के लिए रिवीजन क्लाउड क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद उसको बैंड रेडियस दे दिया। अगर आप रिवीजन क्लाउड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसकी कोई प्रॉपर्टी में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप ऑटोकैड के अंदर देखते हैं कि सर रिवीजन क्लाउड हम थोड़ा बोल्ड भी, यानी कि स्टाइल उसके मल्टीपल मिलते हैं हमें ऑटोकैड के अंदर, यहाँ ऐसा नहीं है हमारे पास। स्टेल के लिए रेडियस भी नहीं कर सकते कभी रिवीजन क्लाउड नहीं, रेडियस ये बेसिकली जब आप रिवीजन क्लाउड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखो आपके पास ये शेप्स के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ रेडियस है, आप रेडियस को एक्टिवेट करके जब बता दो, डिफाइन कर दो, ठीक है। नॉर्मली ये स्केलिंग के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड कर लेता है, बहुत परफेक्ट साइज लेता है। आप कस्टमाइज करोगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जूम इन जूम आउट के केस में। शीट के टाइम
हाँ बिल्कुल, शीट के टाइम पे, इसलिए आप फिक्स मत करो रेडियस को इस केस में। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है डिटेल ग्रुप। अब देखो ऑटोकैड के अंदर भी आपने ग्रुप्स बना के देखे होंगे। यहाँ दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक चीज़ कहलाती है मॉडल ग्रुप, जब 3D कंपोनेंट्स को मिला करके हम एक ग्रुप बनाएं, दैट इज कॉल्ड मॉडल ग्रुप। और डिटेलिंग के कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करके आप कोई ग्रुप बनाएं, दैट इज कॉल्ड डिटेल ग्रुप। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, आप क्लिक करते हैं, आपके पास देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लेस या नीचे आ रहा है क्रिएट। जब मैं क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ग्रुप टाइप, क्या कौन सा टाइप आप क्रिएट कर रहे हो, मॉडल ग्रुप क्रिएट कर रहे हो या डिटेल ग्रुप क्रिएट कर रहे हो। अगर आपने मॉडल को क्लिक किया एज इट इज, आप ओके कर दें, ऐड पर क्लिक करें, आप बोलेंगे कि सर मुझे तो डिटेल ग्रुप बनाना था, डिटेलिंग वाली आइटम सेलेक्ट ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने जो सेलेक्ट किया क्रिएट ग्रुप बनाने के लिए वो मॉडल ग्रुप था। तो मॉडल ग्रुप के केस में आपकी केवल मॉडलिंग की आइटम सेलेक्ट हो सकती हैं, जितना भी 3D मॉडलिंग का आइटम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडुइट है, ये आपकी फिटिंग है, आपने ये स्मोक डिटेक्टर प्लेस किया था, यहाँ प्लेस किया था, सबको आइटम को मिलाओ, ओके कर दो। अब आप देखो उसने क्या किया, इन सबको मिला करके एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम है ग्रुप 1, और ये मॉडल ग्रुप का पार्ट है। जब आप वापस यहाँ जाएंगे प्लेस करने के लिए, तो ये क्या कह रहा है, देयर आर नो डिटेल ग्रुप्स, क्योंकि डिटेल ग्रुप्स तो आपने बनाया ही नहीं। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है फिर मॉडल ग्रुप कहाँ से प्लेस करेंगे। मॉडल ग्रुप बेसिकली प्लेस करने के लिए आर्किटेक्चर टैब में ही वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर प्लेस मॉडल ग्रुप का ऑप्शन होता है। वो पूरा ग्रुप जो आपने बनाया मॉडलिंग का, वो आप कहीं भी ले जा करके प्लेस भी कर सकते हैं, पूरा ग्रुप जो आइटम्स आपने सेलेक्ट की थी। इवन किसी दूसरे लेवल पर जाकर भी प्लेस कर सकते हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कॉपी पेस्ट करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट से क्या होता है, बस हाइट ही तो चेंज होती है ना एक लेवल से दूसरे लेवल पर। अगर आपको लोकेशन भी बदलनी है तो फिर बेटर ऑप्शन क्या है, मॉडल ग्रुप। ओके, वापस आ जाते हैं डिटेल ग्रुप के पास। डिटेल ग्रुप को इस बार क्रिएट करते हैं, क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करेंगे। इस बार डिटेल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है डिटेल ग्रुप बनाने के लिए। आप ओके करेंगे, ग्रुप 2 उसका नाम है। अब आप चेक करेंगे, ऐड पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखो डिटेलिंग वाली जितनी भी आइटम्स हैं, जैसे ये वायरिंग्स हैं, ये सब 3D में तो नहीं नज़र आती ना आपको वायरिंग्स भी, वो सारी आइटम्स आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपने फिनिश किया तो ये सब आइटम आपकी एक ग्रुप का पार्ट बन गई। ये अब क्या बना, डिटेल ग्रुप बना। डिटेल ग्रुप बन गया तो अब आपको डिटेल ग्रुप किसी दूसरे लेवल पर मान लीजिए प्लेस करना है। आप वहाँ गए, आपने बोला यहाँ से कि आपको डिटेल ग्रुप को प्लेस करना है। देखो कुछ तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन दिखा रहा है अपने आप, यानी कि नीचे और ऊपर वाली लोकेशन अगर आपको सेम चाहिए तो दूसरी लोकेशन पर ले जाना है तो आप दूसरी लोकेशन पर ले जा कर के भी प्लेस कर सकते हैं। जो जो आइटम्स आपने नीचे से सेलेक्ट किए हैं वो सारी आइटम्स एक साथ प्लेस्ड हो गई। दिस इज कॉल्ड डिटेल ग्रुप। बनाना या आपका क्रिएट करना या प्लेस करना, सेकंड मॉडल ग्रुप को क्रिएट करना या प्लेस करना। लास्ट में एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास इंसुलेशन का। इंसुलेशन हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने मैकेनिकल फ्लोर प्लान के अंदर एक डक्ट के अंदर आपने अप्लाई किया था, यहाँ इंसुलेशन आपने अप्लाई किया था 25 mm का। अगर आपको वो इंसुलेशन यहाँ मटेरियल की तरह हैच फॉर्मेट में दिखाना है तो आप देखो इंसुलेशन आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देता है। आप जाइए, इंसुलेशन की विड्थ डिफाइन कर दीजिए 25 mm है, टू सेंटर है, टू नियर साइड है, टू फार साइड है। इसके ऑप्शन आते हैं कि आप यहाँ से बना रहे हो, देखो टू फार साइड, अच्छा बाहर की तरफ जा रहा है, टू नियर साइड कर दूंगा, अपोजिट साइड आ गया। अगर सेंटर सेलेक्ट करूँगा तो मुझे सेंटर को पिक करना पड़ेगा, जो मैं कर नहीं सकता मेरे केस में। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है, नियर साइड मैंने यूज़ किया और 25 mm आपने विड्थ बता दी। तो आप क्या कर सकते हो, इंसुलेशन को डिफाइन कर सकते हो। सो दूसरी चीज़, पिक लाइन मैंने चूज़ किया, मैंने आकर के देखो आप यहाँ इंसुलेशन की ये वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि आर्क में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता उसको, वो केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा सकती है।
और आप देखो यही तो सिंबल होता है इंसुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो H होता है स्पेसिफिकली, आपको ये स्पेशली कैटेगराइज करके दिया गया है। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है, सर यहाँ एक और ऑप्शन है कंपोनेंट जो अभी डिसेबल पड़ा है। अगर मैं कर्सर यहाँ छोड़ दूँ कुछ देर के लिए, आप देखो एड्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेलेक्टेड मॉडल एलिमेंट टू अ लीजेंड व्यू, यू कैन प्लेस लीजेंड्स ऑन शीट्स। लीजेंड व्यू की बात कर रहा है। अगर आप ऊपर अपने मेन्यू बार में व्यू टैब पर जाएं, व्यू टैब पे जाने के बाद आप यहाँ आते हैं तो आपको एक लीजेंड्स व्यू का ऑप्शन मिलता है। कहाँ? व्यू टैब में आप लीजेंड व्यू पर क्लिक करें, एक नया व्यू ओपन हो गया लीजेंड। जैसे आप लीजेंड व्यू पर आए, ये ऑप्शन इनेबल हो गया अपने आप, आपने तो नहीं किया। अब इसका है क्या, बेसिकली पर्पस क्या है? मैंने बोला मुझे डिटेल कंपोनेंट प्लेस करना है। कौन सा डिटेल कंपोनेंट? कोई कंपोनेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोड फैमिली पर क्लिक करें, यूएस कैटेगरी, लेकिन डिटेल कंपोनेंट होना चाहिए आपके पास। सब तो हमारे पास टैग्स हैं। डिटेल कंपोनेंट एमईपी के केस में हमें ढूंढना पड़ेगा क्या हो सकता है। अभी इसको स्किप करो, लीजेंड कंपोनेंट में आ जाओ। आपने ऑप्शंस प्लेस किए थे ना, जितने भी आइटम्स, उनके जो लीजेंड्स हैं वो आप प्लेस कर सकते हो। देखो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, आपने जो जो यूज़ किए हैं सबके लीजेंड्स आपको बनाने हैं, तो वो आप बना सकते हो। किसका बनाना है? मैंने बोला मुझे यूज़ करना है केबल ट्रे का सेक्शन ले रहा है, यहाँ प्लेस किया आपने, लेकिन मुझे यूज़ करना है कंडक्ट की फिटिंग का फ्लोर प्लान। यह फ्लोर प्लान, अच्छा अभी आप इसे देखो, मैं यहाँ से करता हूँ पहले इसे फाइन, यहाँ से मैं करता हूँ इसे शेडेड। अब आप इसे सेलेक्ट करते हैं, यह है कपलिंग। मुझे कपलिंग की जगह एल्बो कहीं दिखाई दे रही है आपको, ये रहा आपका, चलो कोई भी एक एल्बो, वो आपने प्लेस कर दिया। अब आप यहाँ पर इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं। ये टॉप है, टॉप से ऐसा दिखेगा। अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसी आइटम को बैक साइड से देखेंगे ऐसा दिखेगा। अगर आप इसी आइटम को लेफ़्ट से देखेंगे, राइट से देखेंगे, या वापस आप फ्लोर प्लान में देखेंगे, तो यानी कि किसी भी आइटम के जो आपने आइटम्स यूज़ किए अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी से उठा करके। हेलो, ओके सो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं आपने प्लेस किए। प्लेस करने के बाद जितने भी कंपोनेंट्स बेसिकली आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किए हैं ना अभी तक, तो देखो वो सारे प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट्स यहाँ आ गए हैं, इक्विपमेंट्स, स्प्रिंकलर्स एंड ऑल। आप किसी भी स्प्रिंकलर को पकड़ करके देख लें, उसका प्लान व्यू या उसका फ्रंट व्यू, सारे नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये जो काम 2D में जाके आपको स्केचेस बनाने पड़ते हैं ना, लीजेंड्स बना के, तो ये यहाँ पर आप डायरेक्टली लीजेंड्स क्रिएट कर सकते हैं। जितनी भी लाइब्रेरीज डाटा आपने यहाँ पर यूटिलाइज किया है वो सारा आप यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपको कहाँ मिलते हैं? डिटेल पैनल को यूज़ कर सकते हो आप, बट लीजेंड व्यूज़ में।
या आपने देखा हो आर्किटेक्चर मॉडल्स में लोग डोर और विंडोज़ के फ्रंट एलिवेशन, टॉप प्लान अलग से लीजेंड क्रिएट कर देते हैं पूरा, वो सारा यहाँ क्रिएट किया जाता है इस तरीके से। हम अपने कंपोनेंट्स का क्रिएट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये था अपना डिटेलिंग से रिलेटेड। वापस आ जाते हैं टेक्स्ट चेक स्पेलिंग एंड टेक्स्ट आपने लिख लिया, स्पेलिंग्स चेक करने के लिए चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे। ओके, ये ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप में वो चेक नहीं कर पाएगा, मैंने इसे अनग्रुप कर दिया पहले तो, अब ये अलग हो गया टेक्स्ट। आप चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे वापस से, उसने देखो ये पकड़ा कि भैया ऐसा कोई नाम नहीं होता रेडियस, और उसके कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, इसको चेंज कहीं में आप कर सकते हैं। मैंने बोला ये वाला ऑप्शन सही है, सही है तो चेंज पे क्लिक कर दो। वो कह रहा है कंडुट, ये भी कुछ नहीं होता, कंडुइट होता है, चेंज कर दो। डायमीटर ये स्पेलिंग होती है, चेंज कर दो। या आप सिंगल शॉट में भी चेंजेस कर सकते हो। आप किसी दूसरे व्यू पर हो और जा कर के आपने बोला मुझे सर्च करना है यहाँ प्रोजेक्ट में कंडुइट कहाँ लिखा है, मैं जैसे ही फाइंड ऑल पर क्लिक करूँगा उसे नहीं मिला, लेकिन कंडुइट तो लिखा हुआ है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने सर्च किया है वो करंट व्यू पर किया, लेकिन वो तो किसी दूसरे व्यू पर लिखा है। तो आप सर्च करने से पहले एंटायर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फाइंड ऑल पे क्लिक करें, उसने सर्च करके बताया कि टू पावर के सेकंड फ्लोर प्लान पर लिखा हुआ है कंडक्ट, फाइंड हो गया। आप ये भी सर्च सकते हो, आप कंडक्ट की जगह आपने लिखा पीवीसी कंडक्ट, आपको ये लिखना है। आपने बोला जहाँ जहाँ भी कंडक्ट लिखा है उसकी जगह रिप्लेस ऑल सब हो जाए, उसने एक ही रिप्लेस किया क्योंकि एक ही जगह लिखा हुआ था, वो रिप्लेस हो गया। कंडक्ट की जगह क्या आ गया, पीवीसी कंडक्ट। तो आप पूरे प्रोजेक्ट के अंदर टेक्स्ट को फाइंड आउट करना या उसको उसमें से कुछ रिप्लेस करना, स्पेलिंग्स को चेंज करना, ये सब ऑप्शंस के लिए आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट पैनल को यूटिलाइज कर सकते हो। अब इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके पास टैगिंग, ठीक है, जिसको आप 99% यूटिलाइज करेंगे डिटेलिंग पर्पस के लिए टैगिंग को। देखिए सर हमने इक्विपमेंट यूज दिखा दो, कैसे लगेगा साउंड अटेन्यूएटर हैं, ये रोशन सर बताएंगे तुझे उसमें लगाता हूँ। चलिए सर साउंड अटेन्यूएटर बेटे इक्विपमेंट होगा तो लगा देंगे ना, लाइब्रेरी में, डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं होता। उसको बना के अगेन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से हमें हाँ उसे बनाकर उसे एक्सट्रैक्ट फिर करना लोड पड़ेगा, करना पड़ता है ना। उसके बाद आप प्लेस कर सकते हो। अगर आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडिंग है या आपके पास अलग से लाइब्रेरी है कंपोनेंट, तो आप उसे पहले लोड फैमिली में जाके लोड कर लेना, जैसे प्लेस करना है आपको उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेस कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि वो कंपोनेंट जो बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया है, प्लेस करने के लिए बाई फेस के ऑप्शन से बनाया गया है, फ्लोर प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर वो प्लेस किया जाएगा। ओके, अब वापस आ जाते हैं, हमारे पास टैग का ऑप्शन होता है। जब आप टैग पर आते हैं, टैग पर आने के बाद हमारे पास सबसे पहला एक टूल आता है दैट इज़ कॉल्ड टैग बाय कैटेगरी। टैग बाय कैटेगरी का मतलब किसी भी एलिमेंट को आप उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग टैग कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं टैग बाय कैटेगरी, आप टैग बाय कैटेगरी पर क्लिक करें, आपको क्या टैग करना है, कंडक्ट है कि बिल्डर है, आपने अगर टैग्स लगाए। अब बात यह आती है उन टैग्स में जो कंपोनेंट जो डिटेलिंग आ रही है, आप उस डिटेल को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप किसी टैग को सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको वो टैग कस्टमाइज़ करना है तो आपको उस टैग के लिए उसकी फैमिली में जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसको ऊपर ही सेट कर दूं, टैग को सिलेक्ट करें, आप ऊपर की तरफ देखो, आपके पास ऑप्शन आता है एडिट फैमिली और एडिट टाइप। अगर आप एडिट टाइप पर जाते हैं, एडिट टाइप पर जाने के बाद लीडर में एरो हेड नहीं है, क्योंकि आप देखो बस एक लाइन आ रही है। यहाँ आप एरो या डॉट लगाना चाहते हैं तो वो आप इनेबल कर सकते हैं लीडर एरो हेड से। यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं किस टाइप का आपको यूज़ करना है, एरो यूज़ करना है या कोई डॉटेड यूज़ करना है, लूप यूज़ करना है, ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं। हमने बोला हमें एरो यूज़ करना है, आप जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद उसको ओके करेंगे तो वहाँ एरो ऐड हो जाएगा।
उसके अलावा ये डिटेल जो दिखा रहा है हमें ये कस्टमाइज देखनी है, कहाँ से ले रहा है, पिक कहाँ से कर रहा है वैल्यू को। अगर आप अपने कंडिट को सेलेक्ट करते हैं तो कंडिट का डायमीटर बेसिकली ये दिखा रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास एक एडिट फैमिली का ऑप्शन होता है, आप एडिट फैमिली पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास जो टैग है वो क्या है, साइज़ का, तो इसीलिए वो साइज़ दिखा रहा है क्योंकि यही है। अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है, आपके पास ऊपर एडिट लेवल का ऑप्शन आता है, एडिट लेवल पर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर साइज़ एडिड है, इसलिए वो साइज़ दिखा रहा है। आपको कोई और कंपोनेंट वहाँ ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई मार्क आपको ऐड करना है, आपको साइज़ ऐड करना है जो ऑलरेडी एडिड है, टाइप मार्क ऐड करना है, टाइप नेम ऐड करना है, आप सेलेक्ट करके किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। आप जैसे ही ऐड करके ओके करेंगे एक और आ जाएगा, साइज़ टाइप, साइज़ और टाइप नेम दोनों ऐड हो गए एक साथ। आप जैसे ही इसको लोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ओवरराइट करेंगे तो आ गया आपके पास साइज़ भी और उसका टाइप नेम भी पूरा। तो आप किसी भी टैग की फैमिली को कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके लेवल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। टैग बाय कैटेगरी में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टाइप को आप सेलेक्ट करें वो टैग हो जाता है। वापस जाएंगे एनोटेट टैब पर, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है टैग ऑल। टैग ऑल में जाने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या एलिमेंट्स टैग करना है। जैसे आपको ओनली सारे कंडिट्स इसमें टैग करना है, आप सिंपली जा कर के यहाँ कंडिट को इनेबल कर दें तो सारे टैग हो जाएंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे वो सारे कंडिट्स को टैग कर देगा। अब क्योंकि आपने फैमिली में वो सारी चीज़ें एडिट कर दी थी तो उसने वही सारी प्रॉपर्टीज असाइन कर दी हैं कंडिट्स को, टैग ऑल के केस में। मैं फ़िलहाल अंडू कर देता हूँ। टैग ऑल पर वापस जाएं, सेम इसी तरह आप नीचे की तरफ जाएंगे, आपको यहाँ पर केवल फ्लेक्स डक्ट जो हैं उसके टैगिंग लगानी है। फायर अलार्म के जो डिवाइसेस हैं वो लगाने हैं और लीडर लाइन के साथ लगाना है। अभी तक जो टैग लगे थे डिफ़ॉल्ट वो उसमें कोई लीडर लाइन नहीं आई थी, डायरेक्ट टैग था। अब लीडर लाइन एक्टिवेट किया आपने तो लीडर लाइन के साथ लगेगा टैग। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ओके देखो जितने भी फ्लैक्स डक्ट्स हैं उसने सारी फ्लैक्स डक्ट को इनेबल किया पहले, उसके बाद टैग लगाया। इसीलिए उसने वो नोटिफिकेशन दिया था कि विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, क्योंकि आप पावर प्लान पर हैं और आप टैग दे रहे हैं किसको, फ्लैक्स डक्ट को। फ्लैक्स डक्ट विजिबल तो बाय डिफ़ॉल्ट होती नहीं है पावर प्लान में, तो इसलिए उसने बोला विजिबिलिटी ग्राफिक्स से फ्लैक्स डक्ट को हम इनेबल कर दें। उसके जैसे ही आपने यस किया उसने सबको टैग कर दिया, दिखा दिया आपको। और विद लीडर लाइन आई है, सब पर लीडर लाइन आ गई है। ये टैग ऑल का ऑप्शन है। अब बीम ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मल्टी कैटेगरी पर आप आ जाएं तो यहाँ पर मल्टी कैटेगरी के टैग्स को लोड करना पड़ेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल के केस में मटेरियल टैग को लोग आप जैसे फॉर एग्जांपल आप आए फायर फाइटिंग में, हमने खुद से पाइप बनाया था ना जिसमें मटेरियल डिफाइन किया था। अब आप मटेरियल टैग पर क्लिक करो, कोई फैमिली लोडेड नहीं है मटेरियल टैग की, आपको लोड करनी है। आप यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं तो अब आपको ढूंढना है यहाँ पर मटेरियल टैग। डिटेल्स में ओपन कर लो, आप चेक कर लें यहाँ पर आपके पास मटेरियल टैग कहाँ है। मटेरियल टैग तो आर्किटेक्चर में ही आ रहा होगा। ये मटेरियल टैग है, इसकी फैमिली लोडेड नहीं थी तो आपने फैमिली को पहले लोड किया। लोड करने के बाद आप जैसे ही जाते हो, आप इस पाइप पर क्लिक कर रहे हो तो उसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क, डिफाइन नहीं है। आप अब बात ये आती है ये इस टैग में कौन सी वैल्यू ले रहा है। वो वैल्यू अगर मटेरियल के अंदर ही नहीं है तो ये दिखाएगा कहाँ से। आप इसको सेलेक्ट करके एडिट फैमिली पर जाएं, वापस सेलेक्ट करके यहाँ जाएं, मटेरियल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है वो। अब मटेरियल डिस्क्रिप्शन अगर हमें देखना है कौन सा, इस मटेरियल का, अगर मैं इस पाइप को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप पर जाता हूँ, यहाँ से एडिट करता हूँ,
ये आपने बनाया था GI पाइप स्प्रिंकलर -D। आप मैनेज टैब पर जाएं, मटेरियल्स पर जाएं, जितने भी प्रोजेक्ट में आपने लोड किए हैं वो सब आ जाएंगे। ये इस मटेरियल की आइडेंटिटी में जाएं तो डिस्क्रिप्शन क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। मैंने बोला GI पाइप, जो आप नाम देना चाहें, आप जैसे ही उसको ओके करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन में डिटेल होना ज़रूरी है। अगर आपने एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि सर मटेरियल डिस्क्रिप्शन में हमने मटेरियल्स की वैल्यूज़ नहीं डाल रखी, लेकिन हम ये चाहते हैं ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन ना दिखाए। जब आप कोई मटेरियल बनाएंगे, मटेरियल का नाम तो देते हो ना हमेशा, तो बेहतर है आप मटेरियल डिस्क्रिप्शन को रिप्लेस कर दो कि भैया मटेरियल का नाम दिखाओ, आप मटेरियल नेम मत दिखाओ, सॉरी मटेरियल डिस्क्रिप्शन मत दिखाओ, उसकी जगह नाम दिखाओ, तो आपको डायरेक्टली नाम आना शुरू हो जाएगा मटेरियल का। उस केस में आप रिप्लेस कर सकते हो उन टैग्स को कि आप किस तरीके से रिप्लेस करना चाहते हो, क्या वैल्यूज़ आपको वहाँ टैग में रिप्रेजेंट करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। वापस आते हैं, रूम टैग अलग चीज़ हो गई। स्पेस टैग आपने जब स्पेस बनाए थे आपने देखा होगा, हमने यूज़ किया था। यहाँ पर दोबारा से भी चेक कर सकते हो, यहाँ स्पेस बना हुआ है बट टैग नहीं आ रहा है। आप चाहते हो स्पेस टैग पे क्लिक करो, यहाँ आ जाओ तो ये स्पेस टैग आप अप्लाई कर सकते हो। रूम टैग आर्किटेक्चर टर्म्स में यूज़ होता है। व्यू रेफरेंस फिर शीट से रिलेटेड लेकर के जाएंगे, ट्रेड नंबरिंग अलग है, रिबारिंग अलग चीज़ है। बात आ जाती है की नोट की। की नोट एलिमेंट स्पेसिफिक्स होते हैं। अगर आपको एलिमेंट की नोट या मटेरियल की नोट लगाना है तो ये सारे जो की नोट्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक कोडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी की नोट की कोई फैमिली यहाँ लोडेड नहीं है, तो अगेन करते हैं, सबसे पहले की नोट के फैमिली को लोड करना है। की नोट टैग ये रहा, की नोट टैग को सेलेक्ट करके आप ओपन कर ले, पहले की नोट की फैमिली लोड हो जाएगी। अब आप जा करके डक्ट के लिए कोई की नोट डिफाइन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो गया। की नोट बेसिकली कैटेगरी वाइज, मटेरियल वाइज आप चूज़ कर सकते हो क्या है। अगर आप यहाँ जाएं, आपने मैकेनिकल को जाके इनेबल किया, मैकेनिकल की सर्विसेज आनी स्टार्ट हो गई। हमने बोला ये HVAC इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, हीटिंग एंड वेंटिलेशन इक्विपमेंट है, हीट जनरेशन इक्विपमेंट है। क्या है बेसिकली, आपको यहाँ से सारी डिटेल चेक करके देखना है क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। डक्ट एक्सेसरीज़ है, डक्ट एक्सेसरीज़ को ओपन करो, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने बोला केवल ये डक्ट एक्सेसरीज़ है या HVAC का इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप के सबके अपनी की वैल्यू है एक, तो ये जो की वैल्यू है यही रिप्रेजेंट होगी बस वहाँ। तो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग या आपके कंपनी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर एक टाइप का एक कीनोट कोड होगा, जो उस कोड से समझ में आएगा कि वो कोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो किसी इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, या किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन उसी के अकॉर्डिंग आप वो की नोट वहाँ अप्लाई करेंगे। सिंपल। वापस आ जाइए आप, यहाँ पर आ गया आपके पास डक्ट लीजेंड, क्योंकि आपने डक्ट्स तो बना ली। डक्ट्स बनाने के बाद आपको डक्ट का लीजेंड बनाना है। आप डक्ट लीजेंड पर क्लिक करें और जा करके रख दें। फ्लो के अकॉर्डिंग बनाना है कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग बनाना है। हमने फ्लो के अकॉर्डिंग ही बनाया, सारा फ्लो डिफाइन किया था, तो हमने बोला ठीक है फ्लो के अकॉर्डिंग बना दो आप लीजेंड। तो क्या करेगा, कलर फिल कर देगा सब पे, जहाँ जहाँ जितना फ्लो है उसी के अकॉर्डिंग उन डक्ट्स के जो कलर साइजेज हैं वो वेरी कर जाएंगे। कंप्लीट डक्ट्स के साइजेज उनके फ्लो के अकॉर्डिंग। आप बाद में इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें, एडिट स्कीम का ऑप्शन आएगा। एडिट स्कीम पर आने के बाद यहाँ आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहाँ नहीं मिल रहे थे, यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ज़्यादा। आपने बोला सर हमें
लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करना है, इंसुलेशन टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हालांकि इंसुलेशन हमने हर जगह अभी अप्लाई नहीं किया, हमने बोला एक काम करो साइज़ के अकॉर्डिंग इनके कलर को वेरी कर दो। अब जो अलग अलग साइज़ की डक्ट्स हैं उन साइज़ के अकॉर्डिंग सेम साइज़ की डक्ट्स को एक जगह कर देगा वो, यानी कि जहाँ भी ये कलर दिखे आपका डक्ट का साइज़ ये है 75/75, तो आपके लिए वहाँ क्योंकि कितने सारे टैग डालोगे आप डक्ट्स में, बहुत सब कुछ एक जगह मैसअप हो जाएगा, रीड आउट करने में मुश्किल होगी। तो इसने क्या किया, कलर कोड डाल दिए। अब आप कलर कोड के अकॉर्डिंग साइज जज कर सकते हैं कि सर जहाँ भी ये कलर दिखाई दे रहा है हमें पता है वहाँ डक्ट का साइज 300/300 है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर कोड्स के अकॉर्डिंग उनके साइजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डक्ट लीजेंड। सेम इसी तरह मैं नीचे की तरफ आता हूँ, प्लम्बिंग में। प्लम्बिंग में आने के बाद आप वापस आ जाएं, इसी तरह यहाँ पर पाइप का लीजेंड होता है, जैसे डक्ट का लीजेंड है, आप क्रिएट करेंगे किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। अभी एक ही साइज़ आ रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप एज इट इज़ ओके कर दो। पहले तो डायमीटर्स के अकॉर्डिंग कर दिया, बाद में चेंजेस करना चाहते हो अगेन एडिट स्कीम पर जाओगे, आपके पास यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। सिस्टम्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं आप उनको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने बोला सर सिस्टम टाइप के हिसाब से कलर कोडिंग अलग अलग कर दो, यानी कि डोमेस्टिक कोल्ड वाटर, डोमेस्टिक हॉट वाटर, फायर प्रोटेक्शन, हाइड्रोनिक रिटर्न, हाइड्रोनिक सप्लाई, अदर और सैनिटरी, इन सब के कलर कोडिंग्स के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कर दो। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे उसने सब कलर कोड्स के अकॉर्डिंग सारे पाइप्स को चेंज कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा हम सिस्टम टाइप्स में जब रेविट में पाइप्स बनाते हैं सिस्टम टाइप्स अलग अलग सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो सिस्टम्स टाइप के कलर कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो हर जगह क्या करेगा, कलर कोड से अप्लाई कर देगा। इवन अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि सर देखो फायर प्रोटेक्शन वेट जहाँ भी है हम वहाँ चाहते हैं वो रेड कलर से रिप्रेजेंट आए, अब इसने तो ऑटोमेटिकली कलर दे दिया, आप मैनुअली भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फायर प्रोटेक्शन वेट सर आप यहाँ क्लिक करें, हमने तो बोला हमें यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन चाहिए और इनके कलर को कुछ अलग कलर से हम लोग चेंज करते हैं। मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमने बोला रेड से मिलते जुलते जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने हटा दिया, आप ओके करिए तो वो मैनुअल कलर के अकॉर्डिंग ही चेंजेस कर देगा। देखो और फायर प्रोटेक्शन वापस से रेड नज़र आ रहा है, बाकी सबके कलर्स क्या हैं, अलग अलग हो गए। आप इस तरीके से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ डक्ट लीजेंड्स एंड पाइप लीजेंड्स। बाकी ये अपने किसी काम का नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट या स्टेयर्स जो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर टर्म्स के लिए है, ये सिंबल्स रिप्रेजेंटेशंस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आप, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एनोटेट टैब, जितना हमें हमारे डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग नीड है। इसको पहले यहाँ पर हम क्लोज करते हैं पहले।